हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अरे भाई, मैंने तो पीडीएफ ही नहीं खोली। आज हम करेंगे अपना बी पैक 101 का यूनिट 10। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार ये आपका यूनिट है। सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। आप भी पढ़ के बोलोगे वाह क्या यूनिट है। अब तक तो हम बोरिंग बोरिंग होते रहे थे, लेकिन अब बोरिंग नहीं होने का। सबसे बेस्ट जो बोलते हैं ना, वो यूनिट है ये आपका। ठीक है जी। तो बी पैक का कौन सा यूनिट? 10 यूनिट, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये आज होने वाला है। पूरा वन शॉट के अंदर हम पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे अभी बैठ के। ठीक है जी। तो ध्यान से एकदम दिमाग को खोल के और शांति से बैठ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस मेरे को सुनना है। ठीक है, और जो सामने स्लाइड खुली हुई है उसको देखना है। और एक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आधे घंटे में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और बहुत ही इजी पीजी सा ये आपका यूनिट है। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे? पहले तो हम इकोलॉजी को समझेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है, कहाँ से आया है, कौन लेकर आया है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, और इसमें इतने नाम भी नहीं है, सिर्फ आपको 2 या 3 लोगों के नाम जानने के लिए मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 मॉडल की बात करेंगे, एग्रियन और इंडस्ट्रियल मॉडल। ठीक है, फ्यूज्ड एंड प्रिज्मेटिक एंड डिफरेंटेड मॉडल की बात करेंगे, बाजार कैंटीन मॉडल की बात करेंगे। आज आप बाजार, कैंटीन, एग्रेरियन, इंडस्ट्री सब जगह घूमने वाले हो। ठीक है, फिर जो रिगेशियन का मॉडल था उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है इकोलॉजी से, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, इकोलॉजिकल अप्रोच। तो इकोलॉजिकल को समझने से पहले आपको इकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी जो टर्म है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो जो इकोलॉजिकल टर्म है ये हमने बायोलॉजी से लिया। ठीक है, हम पॉलिटी के स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं, और जो ये हमारी अप्रोच का वर्ड है इसको हमने बोरो किया है कहाँ से? बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी से लिया, तो बायोलॉजी के क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? ये स्टडी करते हैं किसके रिलेशनशिप को, एनिमल स्पीसीज और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको समझते हैं। एनिमल स्पीसीज मतलब जो जीव जंतु। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, जब वो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट जो वहाँ का जंगल होता है, नदियाँ होती है, उनसे उनका क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे बायोलॉजी वाले जो इकोलॉजी को पढ़ते हैं वो इसके अंदर ये बात करते हैं। लेकिन हम रहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे, तो हम भाई आपको एनिमल स्पीसीज और नेचुरल इन्वायरमेंट को नहीं पढ़ना है। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाता है ये भी बताइएगा। जॉन्स एम वो इसको इम्पोर्टेंस देते हैं किसको? इकोलॉजी को समझने के लिए। वो बोलते हैं कि देखो जी, इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली हम रिलेशनशिप की बात करते हैं किसका? ब्यूरोक्रेसी का और इन्वायरमेंट का। ठीक है, कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका क्या रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट इज लाइक अ सोसाइटी से। ठीक है, कि समाज से उनका क्या रिलेशन है, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। किस कॉन्टेक्स्ट में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है भाई, डाल लिया? ओके, तो प्योरली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है बायोलॉजी से। हम कहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को शिफ्ट कर लेते हैं कि सोसाइटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे एक नए इंसान आते हैं जिनको फ्रेडरिक्स उनका नाम था। ठीक है, ये थे हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट। कौन थे ये? कौन थे? सोशियोलॉजिस्ट थे। इनको क्रेडिट दिया जाता है कि जो कॉन्सेप्ट है ना इकोलॉजिकल अप्रोच का, यही लेकर आया है, इन्होंने ही डेवलप किया है। इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया है, लेकिन डेवलप किसने किया है? फ्रेड ने। अच्छा, तुम्हारी वजह से ही आज हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाम याद रख लो भाई, क्योंकि इनकी वजह से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन थे? एक सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो कभी अलग नहीं होता है इन्वायरमेंट से, वो कभी समाज से अलग नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक छोटा सा सिस्टम है। किसका? सोसाइटी का। ठीक है, समाज का।
क्या है, एक छोटा सा सिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है जी। और ये इन्फ्लुएंस करता है या फिर इन्फ्लुएंस्ड होता है जितने भी सोसाइटी के छोटे छोटे सिस्टम होते हैं उनसे। ठीक है। सोसाइटी एक बड़ा सिस्टम, सोसाइटी के अंदर हमारे छोटे छोटे सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। दो नाम याद रख लो और कुछ याद नहीं करने का। किसने इंपॉर्टेंस दिया, कौन लेकर आया और क्या बोला उसने। ठीक है, आगे बात करते हैं रिक्के वर्क की। तो रिक्के वर्क की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां पे हमको समझाते हैं कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो काम करता है, अलग अलग कल्चर में जो लोग रह रहे होते हैं वहां पे सोसाइटी के अंदर, वहां पे उनके साथ कैसे काम करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेनली काम कैसे करता है किसके अंदर, एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये समझाते हैं किसके अंदर, अपनी इस बुक के अंदर। ठीक है, और बुक कब लिखी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने का, सिर्फ बुक का नाम याद रखने का। ठीक है भाई। अब हमारे जो ये थे रिग थे, ये क्या कहते बोलते हैं, देखो जी मैं आपको इकोलॉजिकल अप्रोच तो समझाऊंगा, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको दो कैटेगरी के मॉडल लेकर आऊंगा जिनका नाम है एग्रीगेरियन और इंडस्ट्रियल मॉडल। ठीक है, तो इन मॉडल को हम पढ़ते हैं। एग्रीगेरियन और इंडस्ट्रियल, नाम से ही पता चल रहा है एग्रीगेरियन क्या है। एग्रीगेरियन जहां पर आपकी मोस्टली क्या होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है। ठीक है, खेती बाड़ी की जाती है, वो होती है आपकी एग्रीगेरियन सोसाइटी। ठीक है, पीपल क्या करते हैं यहाँ पे, फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल्स को। ठीक है, मतलब जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन्हीं रूल्स को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है भाई। सोशल एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी, मतलब एक से दूसरी जगह पर जाना, वो लिमिटेड होता है यहाँ पर। ठीक है, तो गांव के लोग इतना नहीं घूमते हैं जितना शहर के लोग घूमते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि देखो जी एग्रीगेरियन सोसाइटी जो होती है, जो एग्रीगेरियन सोसाइटी के लोग होते हैं वो कम मूव करते हैं एक से दूसरी जगह पर। ठीक है, ये स्टेबल रहते हैं, अगर एक जगह पर रह रहे हैं ना तो वहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे रह रहे कल कहीं और चले जाएंगे। आपने खुद ने भी देखा होगा गांव में मेनली एग्रीकल्चर ही होता है। ठीक है, हम गांव लेकर चलते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर, वहां पर लोग जो रह रहे होते हैं ना पहले से ही रह रहे हैं, उनके दादा परदादा सब वहीं पे रह रहे हैं। लेकिन अगर आप शहर में आओगे ना, रोज तीसरे दिन किराएदार चेंज होते हैं। होते ही नहीं होते, होते हैं भाई, ये तो सच्चाई है ना। तो वो ये बोल रहा है कि लोग यहाँ पर कम मूव करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वो भी सिंपल। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। अगर एक काम चला आ रहा है तो वो चला ही आता है। ठीक है, अगर कोई एक इंसान कुछ काम कर रहा है तो वो सिंपल होगा, वो चेंज नहीं होगा जल्दी से। ठीक है, और क्लियर सोशल हायरार्की होती है। सोसाइटी के अंदर क्या होती है, हायरार्की होती है। कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, कोई ऊपर कास्ट होती है, कोई लोअर कास्ट होती है। जैसे वर्ना सिस्टम, जिसके अंदर किसी एक कैटेगरी को सबसे ऊपर रखा दिया गया था और किसी को सबसे नीचे। ठीक है, और जो उनका काम था वो वहीं पे उनके डिपेंड था, उनके ऑन द बेसिस ऑफ क्या, बर्थ। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्रीगेट सोसाइटी। समझ में आया? ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वैसे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमारी कुछ ऐसी सी लगती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो मॉडल ये बना के लेके आए हैं ना, इंडस्ट्रियल मॉडल, ये हमारा कुछ ऐसा लगता है इंडस्ट्री से भरा हुआ। ठीक है, ये मॉडल जो है रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, कि यहाँ पे इंडस्ट्री से भरा हुआ है भाई, ये सोसाइटी ही इंडस्ट्री वालों की है। ठीक है भाई, यहाँ पर यूनिवर्सल रूल होता है, एक ही रूल सब पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अचीवमेंट बेस्ड नॉर्म होता है, अगर जितना अचीव करोगे उतना ही लोगे। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रथाएं नहीं चलती है। ठीक है, पीपल्स हायर मोबिलिटी, लोग एक से दूसरी जगह बहुत ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, ये शहरी वाले लोग होते हैं एक तरीके से, अगर आज यहाँ है तो कल वहाँ है। ठीक है, ये मूव फ्रीली होते हैं। ठीक है जी। ऑक्यूपेशन सिस्टम की बात करें
तो वेल डेवलप होता है, ठीक है। तरह तरह की जॉब हमें यहाँ पर मिलती है, लेकिन गांव में नहीं मिलता, ठीक है। अगर हम एग्रीटेरियन सोसाइटी की बात करें तो वहां पे इतनी प्रकार की आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, लेकिन एग्रीटेरियन सोसाइटी के अंदर जरूर मिलेगी। इक्वल क्लास सिस्टम होता है, यहाँ पर सभी इक्वल होते हैं, जो जितना अचीव करेगा उसको इतना ही मिलेगा, ठीक है। सभी के लिए सब यहाँ पे इक्वल होता है, कोई यहाँ पे हायरार्की नहीं होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। ना कास्ट के बेसिस पर, ना कल्चर के बेसिस पर, ना रिलीजियस के बेसिस पर, ठीक है। तो ये हुई हमारी इंडस्ट्रियल मॉडल, ठीक है। तो रिग ने हमको दो कॉन्सेप्ट दिया, दो मॉडल दिया जो कि हमने पढ़ा। लेकिन होता क्या है, कुछ क्रिटिसाइजर आते हैं और बोलते हैं कि देखो हम आपको क्या बताते हैं, हम आपको इसके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो जी इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक मॉडल बना के तैयार कर दिया है, दो मॉडल बना के तैयार कर दिए। एक तो प्योरली क्या है, फार्मिंग सोसाइटी है, एक प्योरली क्या है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। लेकिन रियल में ऐसा होता है? नहीं होता। अगर हम बात करें अमेरिका की, या हम बात करें चाइना की, या हम बात करें इंडिया की, किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाओ, कहीं ऐसी जगह नहीं है कि वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो रहा है। अरे भाई एक दो इंडस्ट्री तो होगी, है ना। या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इंडस्ट्री ही बनी हुई है, वहां पर फार्मिंग भी हो रही होती है, ठीक है। रियल सोसाइटी मिक्स होती है दोनों का। अरे रिग तुमको कुछ नहीं पता है। देन उसके बाद दूसरे लोग आते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने मिडिल स्टेज की तो बात नहीं की, इन्होंने फुली फार्मिंग और फुली मॉडर्न बता दी, मिक्सअप तो बता दा कुछ और। बोलते हैं लोग और बोलते हैं क्या कि इन्होंने तो क्या बता दिया, हमको बोल दिया कि एक फार्मिंग एक मॉडर्नाइजेशन, लेकिन रियलिटी में तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, है ना। तो लोग बोलते हैं कि इन्होंने भाई हमको अच्छे से नहीं समझाया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात नहीं करी, सिर्फ इन्होंने सोसाइटी के बारे में बता दिया कि यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं, रूल्स होते हैं, एक से दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन बताएगा रिग जी? बड़े ताने सुनने के लिए मिल रहे हैं रिग को। अभी देखना पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। और भी लोग बोलते हैं देखो रियल वर्ल्ड में ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है दो मॉडल को, ठीक है। दो मॉडल कहीं नहीं चलता, यूनिक वेज होता है चीजों को काम करने के लिए, ठीक है। और डाइवर्सिटी तो इसने कवर ही नहीं करी है दो मॉडल के अंदर। पूरी सोसाइटी को, जो इतने डाइवर्स सोसाइटी है पूरे संसार में मिलती है, और तुम दो मॉडल तैयार करके उनको डाल रहे हो, तो ये नहीं होगा। रिक बोले अच्छा, रिक बोले अच्छा, रिक क्या करता है, ठीक है मैं एक नया मॉडल लेके आऊंगा जिसका नाम है फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफरेंटेड मॉडल। बोलता है अरे यहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से सोसाइटी के बारे में, स्पेशली जो सोसाइटी ट्रांजिशन कर रही है और डेवलप हो रही है, ठीक है। बोला मैं एक नया मॉडल लेकर आ रहा हूँ, और तुमने बोला ना कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने कवर नहीं करा, बोल रहा है मैं यहाँ पे कवर करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे जो डिफरेंट सोसाइटीज होती है वो आती है इसके अंदर। बोल रहा है दिल पे लगी है बात, क्या रिक बोला दिल पे लगी है बात, नया मॉडल लेके आऊंगा। ठीक है भाई, नया मॉडल लेकर आता है। नए मॉडल का नाम है फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफरेंटेड। इनका भी मतलब समझ लेते हैं। फ्यूज सोसाइटी मेनली जहां पर आपके अलग अलग फंक्शन हो रहे होते हैं, अलग अलग काम हो रहे होते हैं, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर अलग अलग काम हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्केट जाते हो आप लोग, मार्केट में क्या होता है कि आपको एक तरह की दुकान तो मिलती नहीं है कि यहाँ पे कपड़े की दुकान है तो पूरी मार्केट के अंदर कपड़े की दुकान है। नहीं भाई, कहीं बर्तन की दुकान मिलती है, कहीं जूते की दुकान मिलती है, कहीं कपड़े की दुकान मिलती है, अलग अलग तरीके की दुकान मिलती है ना। तो वो क्या होती है, हमारी फ्यूज सोसाइटी होती है, ठीक है। मार्केट से एक बात याद आई है, चलो छोड़ो क्या बताऊं मैं आप लोगों को। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की बात करते हैं। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मेनली फंक्शन स्पेसिफिक हो रहे होते हैं, कुछ ही काम हो रहे होते हैं, लिमिटेड फंक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें गांव वाले इलाके की, ठीक है, वहां पर कुछ ही काम हो रहे होते हैं, ठीक है। हर तरह तरह के आपको वहां पे काम नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रिज्मेटिक जो कि जहां पे हमारे फ्यूज और डिफरेंटेड सोसाइटी दोनों मिलती है, ठीक है। समझ में आया? फ्यूज सोसाइटी कौन सी? जहां पे
वाइड रेंज में काम हो रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमको क्या मिलते हैं, सोशल स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद डिफरेक्टेड, जहां पे स्पेसिफिक ही जॉब होती है, लिमिटेड फंक्शन करते हैं लोग, और प्रिस्मेटिक जहां पर फ्यूज और डिफरेक्टेड दोनों सोसाइटी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह की जॉब भी मिलती है और कुछ स्पेसिफिक काम भी होते हैं, ठीक है। ओके, हेट्रोजेनेटिक क्या होता है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी के अंदर जो मिक्स होते हैं, ठीक है, मिक्स होते हैं, जहां पे अलग अलग चीजें होती है, स्मार्ट सिटी भी होती है और कुछ पार्ट में हमारे पुराने गांव भी होते हैं, ठीक है। एक ऐसी जगह जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और हमारे पुराने पुराने गांव, ठीक है जी। ये हमारी प्रिस्मेटिक सोसाइटी, इमेजिन करो एक ऐसी जगह है, यहां पर जो गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं सलाह, क्या बोलते हैं, सलाह, ठीक है। और तो और गवर्नमेंट ही नहीं, अरे भाई गवर्नमेंट ही नहीं, मॉडर्न ऑफिसेस भी खुले हुए हैं, बोला ना, स्मार्ट सिटी भी है और ओल्ड स्टाइल कोर्ट भी है, ठीक है, पुराने तरह के कोर्ट भी है। तो एक ऐसी जगह जहां पर नई सिटी भी है, स्मार्ट सिटी है, ठीक है, और क्या है, और ट्रेडिशनल विलेज भी है, ठीक है भाई। फॉर्मलिज्म क्या होता है, फॉर्मलिज्म का मतलब कि जो रूल्स होते हैं वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, पेपर में, लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है, एक्चुअल में वो चीजें रूल्स क्या नहीं करते, नहीं होते, ठीक है। तो प्रिस्मेटिक सोसाइटी के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा गैप बन जाता है रूल्स और रियलिटी के बीच में, ठीक है। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो रूल की तरफ बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, उनको दिखता नहीं है, ठीक है। जो रूल्स बनाए गए हैं उसको वो नहीं निभाते हैं, रियलिटी में कुछ और चल रहा होता है, इसी की वजह से करप्शन होता है, क्या होता है, करप्शन हो रहा होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट ग्रुप हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। अब ये जब डिफरेंट ग्रुप आपकी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो वो तो सरकार के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे ही नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अरे भाई, जब एक उसके अंदर क्या बोलते हैं, जब बर्तन बहुत सारे होते हैं तो खिनकते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, खाली चना बाजे घना, पता नहीं, मुझे नहीं याद आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, मतभेद है तो मत तो रहेगा ही, ठीक है। आप देखो कुछ भी भाई डिफरेंट ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, उनकी नहीं बनेगी, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है भाई। उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, समाज में डिफरेंस हो सकता है, कल्चर, पॉलिटिकली बहुत अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ओवरलैपिंग। अब गवर्नमेंट भाई सबकी तो नहीं सुन सकता ना, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की ही सुनेगा, वो होता है फेवरेटिज्म, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगा, फेवर करेगा किसी ग्रुप को, सबकी नहीं सुन के वो तो किसी एक की सुनेगा। नेपोटिज्म क्या होता है, राजा का बेटा राजा, राजा ने क्या करा, अपने बेटे को ही राजा बना दिया, फिर उस बेटे ने ही अपने बेटे को राजा बना दिया, तो इसी को बोलते हैं नेपोटिज्म। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो अच्छे से सुन रखा होगा आप लोगों ने इस चीज के बारे में, है ना। तो नेपोटिज्म के अंदर क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट जॉब्स की, वो मेनली स्किल के बेसिस पर होती है, ठीक है। अगर इसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, ये पेपर को क्लियर कर सकता है तो भाई लग सकता है गवर्नमेंट जॉब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फेवरिटीज होती है, ठीक है। जैसे पहले हुआ करता था कि अरे भाई लगा दो ना, अपने चाचा पुलिस वाले हैं वो हमको लगा देंगे, हमको पढ़ने का क्या जरूरत है ना। बोलते थे ना कि अपने चाचा नहीं, अपने चाचा विधायक है तो हम भी विधायक ही बन जाएंगे, है ना। तो नेपोटिज्म होता था, ठीक है, वही चीज है। तो राजा का बेटा राजा और नेपोटिज्म आप सभी को समझ में आया होगा, जहां पे फेवरेटिज कि भाई अपना बेटा है, ले लेते हैं इसको पार्टी में, ठीक है, तो वो होता है नेपोटिज्म, ठीक है। पॉलीकॉमलिज्म बाय क्लर्क्स, समझ रहे हो क्या पढ़ रहे हो। पहले हमारे जो एक बार हम इससे निकलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इससे निकालती हूँ इस स्टोरी से। मेनली हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इससे, इस स्टोरी से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, ज़्यादा नहीं निकलने का वरना सब दिमाग से निकल जाएगा। हमारे रिग लेकर आए दो मॉडल, एक तो उन्होंने बिल्कुल फार्मिंग सोसाइटी की बात कर दी, एक जगह इंडस्ट्री की बात कर दी। लोग आए क्रिटिसाइज और मौका मिल गया, बोले अरे भाई तुमने डाइवर्सिटी तो लेके नहीं आए, तो फिर से मॉडल लेकर आते हैं। तो वो यहाँ पे क्या फोकस कर रहा है, हाँ, डाइवर्सिटी को,
डाइवर्सिटी के ऊपर। ये दिखा रहा है कि डिफरेंट ग्रुप सोसाइटी के अंदर जब एग्जिस्ट करता है तो वहां पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, बोला ना कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात नहीं बताए, तो जो जो कमी निकाली है ना उसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ सीखो इससे, कमियों के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेपोटिज्म के बाद क्या है? नेपोटिज्म के बाद है पॉलीकॉमलिज्म और क्लर्ट। क्लर्ट क्या होता है? एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, सबके अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, होते हैं नहीं होते? होते हैं भाई। घर में बहन भाई की नहीं बनती है, सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप के लोग रह रहे हैं, उनकी कैसे बन जाएगी? कांता आंटी की रीना आंटी से नहीं बनती है, तो भाई अलग अलग ग्रुप के लोग कैसे रह लेंगे? है ना, हमारी किराएदार, क्या हमारी गली में इतने किराएदार रहते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है, तो ये तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, नहीं बनेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? जहां पर आपके ओल्ड वेज से, मतलब पुरानी चीजें भी होती है, ठीक है, कुछ दादी वगैरह के रूल्स भी होते हैं, कुछ नए वेज भी होते हैं जो आजकल का, ठीक है, जो आजकल के यूथ के वो है आइडियाज है, उनसे भी चीजें चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं क्लर्ट। ठीक है, क्लर्ट का मतलब क्या होता है कि पुरानी आइडियाज को भी लेकर चलना, ठीक है, और नए आइडियाज को भी लेकर चलना, इन दोनों आइडियाज को लेकर फिर चीजों को चलाना, उसको बोलते हैं क्लर्ट। आया समझ में? ओके। पॉलिनॉमेटिव्स क्या होता है? कुछ लोग फॉलो कर रहे होते हैं ट्रेडिशन मॉडल, कुछ हमारे नए मॉडल। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे होता है कंफ्यूजन। ठीक है, इससे क्या होता है? कंफ्यूजन। क्या होता है? कंफ्यूजन। जैसे कि आपकी दादी ने बोला कि बेटा जी मेरे को खानी है खिचड़ी, आप बोले नहीं माँ जी हमको खानी है बिरयानी। ठीक है, आपने कुछ ऐसा बना दिया, ना वो बिरयानी रही ना वो खिचड़ी रही, पता नहीं कौन सी डिश बना दी, और खाए तो भाई उसमें पता नहीं कौन सा स्वाद, इंसान बिना खाए रह ले लेकिन उसको ना खाए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, आपको समझ में नहीं आया क्या बनाऊं, आप आलसी इंसान दोनों चीज नहीं बना पा रहे। ठीक है, आप बोले अरे भाई दादी के लिए खिचड़ी भी बनानी है, अपने लिए ये भी, इससे अच्छा तो दोनों को एक साथ बना के पता नहीं क्या ही बना दिया। ठीक है, तो वो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ठीक है, आपको समझ नहीं आया, है ना। मेरे दादा बहुत खाया करते थे खिचड़ी, अब वो रहे नहीं है, तो काफ़ी याद आती है यार। चलो आगे चलते हैं भाई। सेपरेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल क्या होता है? बोला जाता है कि देखो प्रिस्मेटिक सोसाइटी जो कि डाइवर्स है, ये पुराने लोग भी रह रहे हैं, नए लोग भी रह रहे हैं। ठीक है, पुराने लोग भी रह रहे हैं, नए लोग भी रह रहे हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है? जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो। ठीक है, तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है वो है पावरफुल, और हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो क्या है? वीक। ठीक है, अब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ही वीक है, तो हमारी पॉलिटी हो गई इम्बैलेंस। क्या हो गई? अनबैलेंस्ड। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पावर किसको दे दी गई है? किसको दे दी गई है? ब्यूरोक्रेट्स को। ठीक है, प्रिस्मेटिक सोसाइटी के अंदर ज्यादा पावर दी गई है ब्यूरोक्रेट्स को, उससे हो गई है प्रॉब्लम। क्या? अनबैलेंस पॉलिटी। ठीक है, अब हमारे पॉलिटिशियंस का क्या काम है? जल्दी बताओ। रूल बनाना, डिसीजन लेना। ठीक है, डिसीजन बनाना, रूल्स बनाना। डिसीजन तो बन जाएंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हाँ, हमारे ब्यूरोक्रेट्स। अब उनके पास पावर है, वो क्यों करेंगे अच्छे से काम? तो इससे होगा करप्शन, अनएफिशिएंसी। क्या होगा? करप्शन, अनएफिशिएंसी। ठीक है भाई। बाजार कैंटीन मॉडल क्या होता है? बाजार कैंटीन मॉडल के अंदर हमारे डिगजी क्या बताते हैं कि देखो कैसे जो मार्केट है और जो सोसाइटी है वो एक साथ काम करता है प्रिस्मेटिक सोसाइटी के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को, जहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, देख रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके गवर्नमेंट से लेके सारी चीजें ले ली है, पुराने आइडिया से लेके नए आइडिया से लेके सबको कवर कर लिया है एक ही मॉडल के अंदर। बोले चलो भाई मार्केट में चलते हैं। बोले बाजार कैंटीन मॉडल। पहले आपको मैं बाजार और कैंटीन तो बता दूं। बोलता है बाजार होता है एक रेगुलर मार्केट। बाजार गए हो ना आप लोग, जाते रहते होगे, है ना।
यहाँ पर जो प्राइस है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब डिमांड के ऊपर। लोगों की डिमांड क्या है? कुछ ऐसे कपड़े हो रहे होते हैं जो एकदम क्रेज फैल रहा होता है ना? कुछ ऐसी शर्ट है बिल्कुल क्रेज फैल गया है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे कपड़ा है, कोई ऐसा सूट आया है, साड़ी आई है, अब वो क्रेज फैल जाता है, भाई ये साड़ी बड़ी प्यारी है, उसने भी पहनी थी, उसने पहनी थी, मैं भी पहनूंगी, ठीक है। तो ये एक मतलब डिमांड बढ़ रही है लोगों की, तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है, तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बाजार के अंदर हमारी प्राइस रहा सप्लाई और डिमांड के ऊपर, ठीक है भाई। लेकिन कैंटीन की अगर हम बात करते हैं तो ऑल साइज सेटअप होता है। यहाँ पर प्राइस किससे इन्फ्लुएंस करता है? ट्रेडिशन से, सोशल कनेक्शन से, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका क्या होता है? मार्केट फैक्टर नहीं होता है, नॉन मार्केट फैक्टर होता है। लोगों की सप्लाई हो रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी अभी बताया ऊपर, कौन सी सोसाइटी होती है वो आप बताओगे मुझे। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, यहाँ पर जो हमारी डिमांड होती है और सप्लाई होती है उनके ऊपर बेस्ड क्या होता है? प्राइस बेस्ड करता है, ठीक है। लोग डिमांड करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। फ्यूज सोसाइटी, ये इन्फ्लुएंस होता है सोशल स्टाफ से, ठीक है, सोशल स्टाफ से। लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। प्रिस्मेटिक सोसाइटी, जो मिक्सअप होता है दोनों का, ठीक है, यहाँ पर मार्केट भी होती है, सोशल फैक्टर भी होता है, दोनों फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अगर राइट प्राइस निकालना चाहते हो ना चीजों का, तो बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है इसको ढूंढना। गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है? गवर्नमेंट कैसे डील करती है मनी के साथ? तो गवर्नमेंट का क्या काम होता है? बजटिंग तैयार करना, अकाउंटिंग करना, टैक्स कलेक्ट करना, ये बड़ा ही चैलेंज होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर मनी कलेक्ट नहीं करेगी तो उससे क्या होगा? अपने जो गवर्नमेंट के जो वर्कर्स है उनको पैसा कैसे देगी? तनख्वाह कैसे देगी, है ना? गवर्नमेंट जॉब लोग इतना करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, उनको पैसा कैसे देगी? उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो करप्शन करेगा, क्योंकि उनके पास पावर तो है ना? पैसे ही तो नहीं है लेकिन पावर है ना, तो उससे क्या होगा? करप्शन होगा। टाइप ऑफ चेंज, कितने टाइप्स के चेंज होते हैं वो बताते हैं। पहले तो बाहरी कोई प्रेशर होता है, बाहरी दबाव आता है सोसाइटी में, तब वो चेंज लेकर आती है। इनसाइड अ चेंज, सोसाइटी वाले चेंज चाहते हैं, ठीक है। आउटसाइड द प्रेशर, अगर हम आउटसाइड चेंज की बात करें, मेनली बाहरी दबाव आया है, दूसरी कंट्री का दबाव आया है, ठीक है। इंडिया, इसके अंदर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म लेकर आया था। हमको सिखाया जाता है कि हम चेंज लेकर आए थे। असलियत पता है उस टाइम की? 1991 में इंडिया की क्या हालत थी? 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते तक इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। पता है, इंडिया के पास पैसा ही नहीं था, खत्म हो चुका था। सिर्फ 2 हफ्ते तक ही वो चीजें खरीद सकती थी, उससे ज्यादा नहीं कहीं से इंपोर्ट कर सकती थी। इतनी बुरी हालत थी इंडिया की 1991 के अंदर। उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो जाते आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उनसे लोन लेते हैं। उस टाइम पर ना $7 बिलियन हमको लोन मिला था 1991 के अंदर। सोचने वाली बात है, उस टाइम पर इतना बड़ा लोन, ठीक है। तब हम उन्होंने हमसे बोला था कि आप क्या करो, आप अपने यहाँ पर चेंजेस लेकर आओ, इंडस्ट्रीज लेकर आओ, प्राइवेटाइजेशन लेकर आओ, लिबरलाइजेशन आओ, अपनी जो ट्रेड है ना, ट्रेड बैरियर्स है उनको खत्म करो। और तब ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। हमसे बोला गया, हमको प्रेशराइज करा गया, तब हम चेंज लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये हुआ आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड ही चेंज, ठीक है। किसी ने हमसे कहा तब हमने चेंज करा। इनसाइड अ सोसाइटी, जब अंदर के लोग चाहते हैं चेंज हो, जैसे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था। देख रहे थे लोग यूएसएसआर वाले कि वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके तो मजे हैं, उनके पास तो अच्छा खाने के लिए मिल रहा है, खूब बढ़िया डेवलप हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? वेपन्स बनाने में। हम तो भाई बिगड़ते जा रहे हैं, बेकार होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। सरकार सुनती नहीं है, 7 साल में इलेक्शन होते हैं,
लोगों ने प्रेशराइज करा गवर्नमेंट को, तो बदली ना, तो वो होता है इनसाइड द सोसाइटी। ठीक है। एक्सोप्रिस्मेटिक जब क्या होता है, बाहरी दबाव आता है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस करता है, जब कोई चेंज आता है बाहरी दबाव से, तो वो होता है हमारा एक्सोप्रिस्मेटिक। इंडो मतलब अंदर से। ठीक है। तो इतना ही आज का चैप्टर था, इतना ही नहीं, बस थोड़ा सा और है, छोटा सा और टॉपिक है। हमारे क्रिटिसिज्म वाले और क्रिटिसाइज करता है, बोला कि यार कितना ही मॉडल लिया हो, हम तो कमी निकालने वाले हैं, हमको सब में कमी निकलता है। बोलते हैं फिजिक्स टर्मिनोलॉजी का बड़ी कंफ्यूजन है, बोलते समझ नहीं आया, फिजिक्स टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है, कंफ्यूजन है। बोलता है एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, इसके ऊपर फोकस किया है। एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करती है ये तो बताया ही नहीं, इन्होंने ये बोला। ठीक है। ना ही वेरिटेशंस को बताया, जो डिफरेंस है प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर, ना ही उनके बारे में बताया। ठीक है। और सिंपल सी बात बोलते हैं कि अमेरिकन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है, हम तो क्रिटिसाइज करेंगे। रिक्स बोले अरे भाई तुम बोलते रहो, मैं अब नहीं लेके आऊंगा, मैं बच्चों के लिए चैप्टर इतना लेंथी नहीं करूंगा। और बोले मैं 3 मॉडल लेके आया, पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो टाटा बाय बाय गुड बाय, गया वो। ठीक है। तो यहीं से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप मेरे से खुल के कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है भाई, काफ़ी इजी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है, काफ़ी प्यारा सा है। क्या करना है, एक बार खुद से इसको पढ़ने की कोशिश करना है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है। अच्छे से पढ़ना है और ख़त्म बेस्ट चैप्टर, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा होने वाला है यूनिट 11। ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम अपना BPSC 105 से स्टार्ट करेंगे। उसका 2-3 यूनिट रह रहा है लास्ट का, वो कंप्लीट करा देना मैंने नेक्स्ट वीक। फिर उसके बाद जो इसके यूनिट रह रहे हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक है E-गवर्नेंस, उसको स्टार्ट करेंगे, और BPSC 107 को। ठीक है। तो आगे की बुक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कराना है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।